नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज हिंदी के PYQ करेंगे हम लोग। और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आप सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं यदि सब प्रश्नों को आप ये समझकर करें कि आप एक टीचर हैं और आप बच्चों को डील कर रहे हैं। तो मेरा भी यही रहा था और मैंने काफ़ी एक ही बार में बहुत अच्छे नंबरों के साथ सीटेट क्लियर किया। आप भी इसी ट्रिक को अपनाएंगे तो सफल ज़रूर होंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ए भाषा का आंकलन, बी बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, सी भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, डी भाषा की पाठ्य पुस्तक। देखिए, कठोर रवैया हमें पसंद नहीं है तो बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, वो भी कंफर्ट नहीं होंगे। आंकलन नहीं कर सकते किसी को, हम किसी का आंकलन ऐसे ही नहीं करेंगे। पाठ्य पुस्तक एक माध्यम है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो बी ऑप्शन है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना जो भाषा शिक्षक है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो इसलिए अगर किसी भी चीज़ का आपको अवसर मिलेगा तो आप उसमें परिपक्व होंगे या आपकी पकड़ मजबूत होगी। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। तो बच्चे सवालों के बंदे बनाए जवाब ना दें, ये उपेक्षा करता है, क्योंकि संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें ऐसा बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों को संस्कृत इतनी कंफर्ट नहीं होती। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, नहीं हमारे ट्रायंगल फार्मूला चलता है, तो ये सवाल मतलब ये ऑप्शन सही नहीं होगा। और बच्चे वही दें कि जो बता दिया जाए वो रटे रटाए आंसर दें, ऐसा भी नहीं। बच्चे अपनी अभिव्यक्ति कर पाएँ, ऐसे मतलब ऐसी अपेक्षा करेगा कि जो शिक्षक है वो बच्चे अपनी अभिव्यक्ति कर पाएँ। फिर नेक्स्ट है, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है या संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्यपुस्तक में होता है। तो पहले जो केवल दे रखा है वो नहीं होगा, यानी एक ही यही होगा और कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो केवल वाले तो सारे ही गलत हो गए। तो ऑप्शन बी जो है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, तो यही ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि ये ऑप्शन बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बी बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, सी बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, डी बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो जो आप है केवल वाले तो आप हटा ही दीजिए, क्योंकि केवल तो गलती है। और बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, ऐसा नहीं, गलत है। तो और बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया, ये ठीक है, क्योंकि जहाँ पर भी चीज़ें अच्छी होंगी, स्वयं से अर्जित करेंगे और उनको समृद्ध माहौल मिलेगा, यानी रिच एनवायरनमेंट मिलेगा, तो वो चीज़ें अपने आप ही इजीली हो जाएंगी। तो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है क्या। ए दूसरे की बात समझना और सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, डी अपनी बात कहना सीखना। तो जो आपका ऑप्शन है वो सी सही होगा कि विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य। अब है ऑप्शन, आपको नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा का शिक्षक, बी भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, सी भाषा का व्याकरण या डी पाठ्य पुस्तक। तो भाषा अर्जन में जो महत्वपूर्ण है वो है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। क्यों? क्योंकि भाषा, अब हम इसकी व्याख्या थोड़ा सा देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि भाषा अर्जन के लिए निहित उद्देश्य यह होना चाहिए कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जा सके एवं साथ ही भाषागत जो पकड़ है वो अच्छी हो। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रकृति का लेखा जोखा करना से संभव है क्या। मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिका या लिखित पुस्तिका।
यानी जो बच्चों की भाषा संबंधित क्रमिक प्रकृति का लेखा जोखा होता है, यानी किसी बच्चे का जो पूरा लेखा जोखा जो होता है वो पोर्टफोलियो में होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी, पोर्टफोलियो। फिर है नेक्स्ट है, भाषा की पाठ्य पुस्तक क्या है? साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, सी वो अभ्यास परक ही होनी चाहिए, डी साधन है। तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है सिर्फ एकमात्र वो साधन ही है। नेक्स्ट है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं या साधक हैं। तो पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं। नेक्स्ट है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभाव या तरीका है, प्रभावी तरीका, लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना, पढ़ी हुई गई सामग्री की प्रतिक्रिया व्यक्त करना या श्रुति लेख। तो ऑप्शन जो है वो सी सही होगा। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका जो है वो पाठ्य पुस्तक की पाठ्य सामग्री पर प्रश्न पूछे जाएं एवं उससे प्रतिक्रिया व्यक्त की जाए। नेक्स्ट है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना किसके अंतर्गत आता है? यानी कि तो ऑप्शन सी सही है, भाषा सीखने सिखाने का आकलन के तरीके में काम आता है। नेक्स्ट है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, यानी जहाँ पर बहुत सारे भाषाएं हों, यानी मातृभाषा हो, राजभाषा हो और उसकी मतलब एक रीजनल लैंग्वेज हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश या उसकी खुद की मराठी, बंगला, कोई भी भाषा हो सकती है। और बहुसांस्कृतिक, यानी ऐसी कक्षा में क्या होगा? तो बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, गलत। बच्चों की मातृभाषा की समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए, यानी मातृभाषा को तो सम्मान देना ही चाहिए। मानक भाषा यानी जो भाषा उन्हें सिखाई जा रही है, जिस परिवेश में है, उन्हें भी उससे भी परिचित कराना चाहिए बच्चों को। सी, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। नहीं, केवल तो वैसे ही ख़त्म हो गया, केवल वाले ऑप्शन तो गलत ही होते हैं। ये आप समझ सकते हैं कि केवल जहाँ है तो वहाँ पर आप काट दीजिए केवल, ही, मात्र, इस तरह से। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाता है, करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मातृभाषा का ही करेंगे तो रीजनल लैंग्वेज कैसे सीख पाएंगे? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भाषा की व्याकरण की समझ को, तो जो व्याकरण की भाषा है यानी व्याकरण की जो समझ है उसे क्या केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंकना चाहिए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, सी, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भ प्रकर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो भाषा की जो व्याकरण की समझ को संदर्भ प्रकर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ तक भाषा की व्याकरण की समझ का प्रश्न है, इसे महत्वपूर्ण संदर्भ प्रकर प्रश्नों के माध्यम से ही आंकित करना चाहिए, क्योंकि लघुत्तर, वस्तुनिष्ठ एवं संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सर्जन प्रयोग करना, बी, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, सी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को ही सही रूप में समझने की क्षमता को प्रोत्साहन करना, डी, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है उसका राइट ऑप्शन है सी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। अब ये देखिए, कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प चुनने हैं। तो कविता का क्या होता है, आप पढ़िए, उसका भाव समझिए और फिर आंसर करिए। और मैं आपको एक राय दूंगी कि आप गद्य और पद दोनों के ही प्रश्न करें, बहुत इजीली हो जाते हैं और इसमें आपको बहुत अच्छे नंबर हिंदी में आप गेन कर सकते हैं। तो जैसे, सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व कलेश के, काले बादल उड़ते पथ पर न स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। तो चांदी की रेखा है सुमित्रानंद पंत जी द्वारा। अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। काले बादल में रहती चांदी की रेखा, पंक्ति का भाव क्या है?
विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। बी, बादलों के टकराने से बिजली चमकती है। सी, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। या डी, काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है। तो सी ऑप्शन सही है, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, अर्थात अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। अगर आप चाहें तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव है अंधेरे के बाद प्रकाश का आवर्तन होता है। अंधेरा और उजाला ये दो घटक हैं जिनका क्रमिक आगमन होता रहता है। ये उसी प्रकार है जैसे सुख के बाद दुख, लाभ हानि, रात दिन और जीवन मरण। ठीक, नेक्स्ट है काले बादल प्रतीक हैं किसका? तो देखिए, जातिगत वैमनस्य का, मानसून द्वारा अपनी आने वाली खुशी, तूफान, गर्मी से मुक्ति। तो राइट ऑप्शन है ए कि जातिगत वैमनस्य। जैसे आप इसका देख लें व्याख्या। प्रस्तुत काव्यगत पंक्ति में काले बादल जातिगत वैमनस्य के प्रतीक के रूप में यहाँ दर्शाए गए हैं, ना कि मानसून, तूफान और गर्मी के संदर्भ में। ना आपने पढ़ा, इसका भाव समझा। जैसे देखिए, ये लिखा ना, काले बादल ज्योति देश के, काले बादल विश्व कलेश के, है ना, इसलिए उन्होंने जाति के हिसाब से उन्होंने बताया गया। फिर है नेक्स्ट आपके काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। काले बादल यानी एक में ही अनेक अर्थ छुपे हुए हैं, तो श्लेष। काले बादल में अब इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। काले बादल में रहती चांदी की रेखा में श्लेष अलंकार निहित है, जहाँ पर श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। इस प्रकार अलंकार प्रयुक्त शब्द विशेष में कई अर्थ चिपके हैं। दूसरे शब्दों में जहाँ एक शब्द के प्रकरण में अनेक अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यह दो प्रकार का होता है, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। निम्न में बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलद, घन, प्योधर और जलज। मैंने आपको आप मेरी शॉर्ट्स में देखेंगे कि मैंने आपको एक ट्रिक बताई है पर्यायवाची को पहचानने की। पर्यायतंत्र बादल का पर्यायवाची शब्द जलज नहीं है, जबकि जलद, घन एवं प्योधर इसके पर्याय शब्द हैं। स्वतंत्रता का विलोम शब्द है क्या? विलोम बताना है तो ऑप्शन सी सही होगा, पराधीनता। नेक्स्ट है कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? बिजली को, आशा की किरण को, निराशा को या बादलों को? कुछ चीज़ें हम भाव से भी लगा सकते हैं और कुछ समझ से, क्योंकि कवि क्या सुनने की प्रेरणा देगा? आशा की किरण। नेक्स्ट है गद्यांश। हम गद्यांश देख लेते हैं। मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिल्लोनिया नाम की भी कोई जगह है जहां हमारे देश के समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। उस वक्त एक तिल्लोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे हैं। मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी, कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का झुरमुट थी। वहाँ एक सज्जन ने बताया कि एक सुशिक्षित तथा उसके दो साथियों टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 में संस्थान की स्थापना की। संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान SWRC। मेरे मन में संशय उठने लगे थे। आज के ज़माने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे कटकर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेंगे, यह नामुमकिन था। वह सज्जन कहे जा रहे थे, हमारे गांव आज नहीं बसे इन गांवों में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले ज़माने में भी हमारे लोग अपनी सूझ और पहलकदमी के बल पर ही अपनी दिक्कतें सुलझाते रहे होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट न होने दें, इसका उपयोग करें। फिर मुझे समझाते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से भी पूरा लाभ उठाते हैं, पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं। स्वावलंबी, आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे कि मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो वह बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा, यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सादापन, कर्म,
कर्म था, अनुशासन, सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिलजुल कर बैठकर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता से न मतलब कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए। और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी ज़रूरतों की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें। ये किस्म का एक तीर्थ यात्रा है जो कि भीष्म साहनी जी ने लिखी है। सामाजिक कार्य तथा शोध संसाधनों का उद्देश्य क्या था? उन्हें राइट ऑप्शन बी है, उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना था। नेक्स्ट है, लेखक का मानना था क्या? ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं। ग्रामवासियों को अपनी समस्या स्वयं सुलझाने की आदत है। आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। आधुनिक समय से वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की नहीं की जा सकती। तो राइट ऑप्शन सी है कि आधुनिक समय के वैज्ञानिक उपकरण और जानकारी से कटकर उसे अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, संसाधन के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? केवल गरीब और दलित महिलाओं की, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की, ग्राम प्रधान की या संस्थापक की? तो नेक्स्ट ऑप्शन बी है, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की। क्यों? व्याख्या देख लेते हैं। संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका उस गांव में रहने वाले सभी लोगों से संबंधित होती है, ना कि किसी एक व्यक्ति की। नेक्स्ट है, आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? आत्मसम्मान, आत्मीय, परमात्मा, आत्मनिर्भर। तो इन सभी में है, ऑप्शन सी में नहीं है। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार तिल्लोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। इसका कारण है वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, वहाँ के लोग अनुदान पर आश्रित हैं। केंद्र में इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है। तिल्लोनिया गांव पिछले गांव के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए, वहाँ के स्वावलंबी विकास केंद्र चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, शताब्दी समास का उदाहरण है। शताब्दी दिगु, तत्पुरुष, अव्यय या बहुब्राही। तो शताब्दी क्या है? दिगु, जिसमें संख्या आती है, ठीक, उसे हम दिगु समास कहते हैं। आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। जिसमें दिगु समास है और जिस समास का प्रत्यय प्रथम पद संख्यावाचक हो और अंतिम पद संज्ञा हो उसे दिगु समास कहते हैं। जैसे चतुर्दिक, चारों दिशाएं, त्रिफला, तीनों फल का समाहार, चतुर्युग, चार युगों का समाहार। गांधी जी को मान्यता नहीं देते हैं। गांधी जी किस चीज़ को मान्यता नहीं देते? कर्मठा, आक्रमणता, सादापन या आत्मनिर्भरता। तो बी ऑप्शन, आक्रमणता को मान्यता नहीं देते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। स्वावलंबन, अनुशासन, अनुशासित या आत्मनिर्भरता। तो अनुशासित नहीं है, यानी संज्ञा का उदाहरण क्या नहीं है? अनुशासित नहीं है। उपयोगी शब्द का विलोम है। विलोम क्या है? अनुपयोगी, अनुपयोगी या उपयोगी या अपयोगी। तो अनुपयोगी जो है वो विलोम शब्द है। आपको मेरा प्रयास सफल आए तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने भी इसे सब्सक्राइब किया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।